नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कोशिश रहेगी कि कंप्लीट ही करा दूं मैं। जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिविडेंड पॉलिसी है, ठीक है, यही है इसके अंदर। कैपिटल बजटिंग है, ये 4 टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो आपका जो FM है वो बेसिकली आपका जो डिपेंड करती है, तो किस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जो FM की अगर बात करती हूँ ना, तो मेनली हमारे जो मैनेजर है, जो फाइनेंशियल मैनेजर रहेगा, उसको 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इन 3 डिसीजन है ना, यही आपकी सारी की सारी FM है, ठीक है। तो 3 डिसीजन उसको क्या क्या लेने पड़ेंगे, 3 निर्णय। तो पहला डिसीजन जो रहेगा मैनेजर का, यही कि भाई पहले तो वही सोचेगा ना कि भाई जो बिजनेस स्टार्ट हमने जो किया है, तो उसके लिए जो फाइनेंस है, फाइनेंसिंग डिसीजन जिसको भी बोलते हैं, कि जो फाइनेंस है वो हम कहाँ से अरेंज करें, कहाँ से पैसा आए। अब जब पैसा आ जाएगा तो सेकंड डिसीजन क्या रहेगा कि भाई अब मैं इसको कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो फिर वह इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाएगा। फिर आपने पैसा भी अरेंज कर लिया, पैसा भी आ गया मैनेजर के पास, उसने उसको इन्वेस्ट भी कर दिया। तो फाइनली अब बाद में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ रिटर्न आएगी। तो फिर वो रिटर्न है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना कि भाई कितना हम अपने पास रखें, कितना हम उसको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बेसिकली 3 डिसीजन होंगे, फाइनेंशिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो जो फाइनेंसिंग डिसीजन है उसके अंदर बेसिकली हम क्या बात करेंगे, एक्वाइजिशन ऑफ द फंड, ठीक है। जो फंड्स है उसको कैसे एक्वायर करें हम, क्या क्या हमारे सोर्सेज रहेंगे फाइनेंस के। तो देखिए इसके अंदर हमारे क्या क्या, इसके अंदर क्या आएगा हमारा कि भाई हमारे जो सोर्सेज है फाइनेंस के क्या रहेंगे। सोर्सेज मीन्स हमें लॉन्ग टर्म से, जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे रहेंगे, लॉन्ग टर्म में भी हम भी इक्विटी से पैसा अरेंज करें, या फिर प्रेफरेंस शेयर से ले, या फिर डिवेंचर से ले, ठीक है, या फिर हमारे पास जो रिटेन अर्निंग है उसी का यूज हम करें। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर यही है कि भाई हम कितना इक्विटी से ले, कितना डेट से हम ले, फिर हमारी उसकी क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी, लिवरेज वगैरह, ठीक है। ये सब हमारे किसके अंदर आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। फिर हमने फाइनेंसिंग डिसीजन ले लिया है, ठीक है, कैपिटल हमने देख लिया कि भी कैसे अरेंज करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एलोकेशन ऑफ द फंड्स, जो फंड्स हमारे पास आ चुके हैं उनको एलोकेट कर देंगे। एलोकेट कैसे करेंगे कि भाई जो पैसा आया उसको कहाँ पे लगाए, हम कैपिटल बजटिंग करें या फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करें। कैपिटल बजटिंग मीन्स कि भी जो हमारी एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें हम पैसा लगाए, कितना पैसा लगाए। और वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि भी जो हमें डे टू डे रनिंग के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम कितना पैसा रखें। तो ये हम सारा डिसीजन कहाँ पे लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट है, या फिर फंड्स है, ठीक है। तो वही जो फंड्स है उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, इसके अंदर हमारी डिविडेंड पॉलिसीज है, थ्योरीज है, कितना हम डिविडेंड दे, कितना हम रिटेन करके रखें, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एप्रोप्रिएशन, ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी फंड से। तो देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फाइनेंसिंग डिसीजन हमें लेना है, फंड्स है उसको एक्वायर करना है। उसको एक्वायर करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई हम ये तो देखेंगे ना कि भाई जो हम फंड्स से एक्वायर करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी रहेगी। तो बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे क्या, जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे इक्विटी है, इक्विटी से हम अरेंज कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, रेज कर सकते हैं मनी, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, या फिर रिटेन अर्निंग से। तो जो इक्विटी से अगर हमने रेज किया, ठीक है, इक्विटी से हमने अगर पैसा अरेंज किया, तो उस जो इक्विटी की कॉस्ट है, ठीक है, तो वो हमारी कितनी कॉस्ट हमें पड़ेगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी को तो बोलते हैं ना, फिर हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी निकल के आएगी। तो इक्विटी की जो कॉस्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KE से। तो हमारी KE क्या रहेगी, कॉस्ट रहेगी। अगर हम प्रेफरेंस शेयर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KP से, डिबेंचर को हम KD से, और रिटेन अर्निंग को हम प्रेजेंट करते हैं किससे, यहाँ पे KR से, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये जो हमारी, जैसे हमने इक्विटी शेयर से पैसा लिया, प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किए, डिबेंचर हमने इशू किए, तो इन सब से जो हमने पैसा लिया है, ठीक है, तो ये कॉस्ट है, ठीक है। तो इन सब को मिला के हम इसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भी जो कॉस्ट है या जो रेट है, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी हमें डिविडेंड देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट तो हुई ना अब कंपनी के लिए। प्रेफरेंस शेयर को भी एक फिक्स्ड यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा फिक्स्ड रेट से, डिबेंचर को जो इंटरेस्ट मिलेगा एक फिक्स्ड रेट से, तो वो क्या बेसिकली कॉस्ट है। तो जो कॉस्ट या फिर जो रेट है दैट द फर्म पे, तो फर्म को क्या करना
पड़ेगा, इन बाहर वालों को, एक तरह से बाहर वाले हुए, इनको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। तो ये याद रखना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि ये वह रेट है दैट द फर्म हैव टू पे फॉर प्रोक्यूरिंग या एक्वायरिंग द फाइनेंस, को एक्वायर करने के लिए फर्म को कुछ कॉस्ट है जिसकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। केआर को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अगर जो ये पैसा, अगर हमने जो बिजनेस है उसने अपना खुद की जो रिटेन अर्निंग है अगर उसी को यूज कर लिया, ठीक है, और नहीं तो बिजनेस क्या करता है, अगर यहाँ पे इसको अपने बिजनेस में ही पैसा यूज नहीं करते, हम किसी कहीं बाहर इसको बाहर लगाते तो फिर बाहर हमको कुछ ना कुछ अर्निंग होती, तो इसलिए इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं कि भी हमने खुद का जो पैसा यूज किया। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों, आप सभी को पता है कि भी हमने बाहर ने लगा के इसको अपने ही बिजनेस में यूज कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्योंकि जो भी आपका नेक्स्ट फॉरगोन ऑल्टरनेटिव है उसको हमारे क्या बोलते हैं, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिर यहाँ पे दो टाइप ऑफ कॉस्ट है, स्पेसिफिक कॉस्ट और एक होता है आपका कंपोजिट कॉस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मींस स्पेसिफिक कॉस्ट का मीनिंग क्या है। तो देखिए, जो भी हमारी पर्टिकुलर सोर्स की कॉस्ट है, इंडिविजुअली अगर मैं बात करती हूँ, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट। मींस अगर मैं सिर्फ बात करूंगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरी क्या स्पेसिफिक कॉस्ट है। अगर मैं बात करूंगी सिर्फ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की, ठीक है, डिवेंचर की अगर मैं बात करूंगी तो वो मेरी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कॉस्ट। लेकिन जब हम इन सभी कॉस्ट को मिला देंगे, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ले ली, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर भी ले लिया, कॉस्ट ऑफ डेट भी ले लिया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी ले, जब सभी को हम मिला देंगे तो वह हमारी क्या कहलाएगी, कंबाइंड कॉस्ट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट कॉस्ट भी बोलते हैं और वेटेड एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। और फिर उस कंबाइंड कॉस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KO या फिर KW से, ठीक है। और इसी के साथ ही जो कंबाइंड कॉस्ट है, या फिर इसको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, तो उसको इसके अदर नेम भी है, ये नेम भी आप याद रखना। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वह हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसको बोलते हैं, कंपोजिट कॉस्ट को, ठीक है। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, भी कम से कम जो बिजनेस है ना, बिजनेस ने अगर इतना तो कमाना ही पड़ेगा कि भी जो ये कॉस्ट निकली है ना, इसके इक्वल तो फिर हम पेमेंट कर पाए, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इतना तो रिटर्न हमें चाहिए। हर्डल रेट भी इसको बोलते हैं, टारगेट रेट भी इसको बोलते हैं, कट ऑफ रेट या फिर स्टैंडर्ड रेट भी इसको बोलते हैं, ये इसके अदर नेम है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करती हूँ तो आर डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब जब हमें जो फाइनेंस है उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है, तो फिर हमें क्या डिसीजन लेना पड़ता है कि भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फिर आगे हम कैपिटल बजटिंग में बात करेंगे कि भी कैपिटल बजटिंग में अब हमारे पास पैसा तो आ गया है, ठीक है, एक्वाइजेशन ऑफ फंड्स हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, एलोकेशन ऑफ फंड्स करेंगे। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स करने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि भी कौन सा प्रोजेक्ट है उसमें हम पैसा लगाए, किसमें नहीं लगाए। तो वो किस पर बेस रहेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से सुनना, अ डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, भी हमें डिसीजन लेना है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करेगा ऑफ द फर्म, जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या जो कट ऑफ रेट है, ठीक है, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, उस पर डिपेंड करेगा। क्यों, द मिनिमम रेट ऑफ विच इज द मिनिमम रेट ऑफ द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर। भाई जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या जो हमारी कट ऑफ है, इसको क्या चाहते हैं जो इन्वेस्टर है, भाई कम से कम हमें इतना रिटर्न तो करना है ना कि भाई जो हमारी कॉस्ट आई है उसको हम पे कर सके, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे ना एक अलग एग्जांपल लेते हैं मैं, बिल्कुल सिंपल सा, इसको ऐसे मत समझना भी। जैसे हमने हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ये बनती है कि भाई हमें 50,000 रुपये देने पड़ेंगे जो भी हमारे इन्वेस्टर है, जिनसे भी हमने जो इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से उनसे पैसा लिया है। तो अब वैसे थोड़ी ना पैसे देंगे, बदले में उनको भी तो कुछ चाहिए ना। तो हमारा खर्चा आएगा उनका 50,000 रुपये का, ठीक है, अभी 50,000 रुपये देने हमें उनको यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें कब इन्वेस्ट करेंगे, हम तब इन्वेस्ट करेंगे कि भाई जब वो प्रोजेक्ट है ना कम से कम 50,000 की तो रिटर्न दे, क्योंकि तभी तो हमें हमारा कुछ फायदा होगा ना। फायदा तो इसमें है ही नहीं वैसे, क्योंकि 50,000 हमने एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया कि वहां से हमें 50,000 रुपये मिले। अब 50,000 रुपये हमारे ऐसे कैसे चले गए, क्योंकि ये एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न थी जो क्या कौन एक्सपेक्ट कर रहा था, इन्वेस्टर। तो अब हमारा जो किसी भी अगर हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। अगर
भी मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 50,000 है ना, तो कम से कम मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो कम से कम 50,000 की रिटर्न तो मुझे दे। नहीं तो कोशिश तो ये रहेगी ना कि भी हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें भी कम से कम हमें 50 से भी ज्यादा ही मिले, ठीक है, जैसे 60,000 रुपए मिल जाए या 70,000। नहीं तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम तो आपका ये रहेगा कि भी उसके इक्वल हमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, उसके इक्वल हमें रिटर्न रहे, ठीक है। तो इसलिए डिपेंड करती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करेगा, किसी भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे या जो कैपिटल बस्टिंग हम आगे करेंगे तो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। पहले हम देखेंगे कि भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई है, फिर हम देखेंगे भी क्या ये प्रोजेक्ट हमें इतना रिटर्न देगा कि भी हमारी जो कॉस्ट कैपिटल है उसके इक्वल रहे, ठीक है। तो देखिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अगर हम चाहते हैं हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, अ फर्म मस्ट अर्न अ रेट ऑफ रिटर्न मोर देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल इजी सा एग्जांपल आपको लेके बताया था कि भाई 50,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन अगर हम सिर्फ 50,000 ही कमाएंगे, जो हमें ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से सिर्फ 50,000 रुपए मिलेंगे, तो वहाँ पे जो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। वहाँ तो भाई जितना कमाया उतना ही वापस कर दिया, तो वहाँ पे प्रॉफिट एक तरह से देखे तो क्या हुआ। लेकिन अगर एक फर्म चाहती है कि उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, तो उसके लिए जरूरी है कि जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न होगी ना, तो वो हमारी क्या होनी चाहिए, मोर देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो क्या होनी चाहिए, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज्यादा हो, ठीक है। जैसे अभी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी, 50,000 थी, तो अब अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं तो कम से कम हमारी जो जो रिटर्न निकल के आए ना 60 या 70,000 आनी चाहिए, तब जाके हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड्स अ यार्डस्टिक टू मेजर द वर्थ ऑफ अ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और इज द बेस ऑफ द एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया। तो ये बोलता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वो हमारे लिए क्या करती है, वो भी कोई भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हमें इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी प्रपोजल में, तो हमें देखना पड़ेगा कि भी हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करेगा, और ये हमारा बेस रहेगी एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पे तो हम देखेंगे ना कि भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। कैसे, जैसे मैंने अभी ये एग्जाम्पल लिया था, अगर हमें 50,000 चाहिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 50,000 हमें चाहिए, ठीक है, और हमने एक प्रोजेक्ट देखा, वहां से तो हमें जो रिटर्न है ना वो सिर्फ 40,000 ही मिल रही है, तो आप बताइए कि आप उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो बेस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही तो बेस हुई ना कि भी किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना। वहीं पे अगर वो प्रोजेक्ट हमें 60,000 रुपए रिटर्न देता, वहीं पे अगर उस प्रोजेक्ट से हमें कितने पैसे रिटर्न मिलती, 60,000, तो फिर उस केस में हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेते, उसको सिलेक्ट कर लेते, उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो हमारा जो मेन बेस हुआ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का, वो किस पर डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। तो ये है भाई आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ना सिर्फ थ्योरेटिकल बेस आपका लिया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ना आपके न्यूमेरिकल है कि भी निकाल के दिखाइए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, फॉर्मूला रहेगा और उसको फिर बाद में आपको निकालनी है। कॉस्ट ऑफ फिर ऐसी प्रेफरेंस शेयर का, आपका डिबेंचर्स का, इन सभी का कॉस्ट ऑफ जो रिटेन अर्निंग है, इन सभी के फॉर्मूले हैं। लेकिन मैंने उनको यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि भी अभी इतना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। या तो किसी ने ये टॉपिक पहले से कर रखा होगा तो उनके लिए फायदा रहेगा कि भी वे थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख सकते हैं। वैसे न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता कि भाई आपके आएंगे भी, ठीक है। आएगा तो ऐसा इस टाइम में आपका आ सकता है, ये जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया ना, तो इसी बेस पे आपका आ सकता है, ठीक है। कि आप मतलब कि थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आ जाए कि भी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको किससे डिनोट करते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाए एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको बोलते हैं, इम्प्लिसिट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भी इतना सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने आपको बहुत ही कम कराया, तो फिर भी आप खुद से कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं शायद वैसे करा देती, कराने में तो नहीं था, फिर वही है बहुत टाइम लगता। और बार बार हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को यही बोलती कि भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इतना ही करेगा। थोड़ा सा हमें आइडिया हो चुका है, थ्योरी बेस हमारा हो चुका है, ठीक है, कि भी यहाँ पे स्पेसिफिक कॉस्ट क्या है, कंपोजिट कॉस्ट क्या है, ओवरऑल कॉस्ट हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। और इसके जो ये नोट्स आपको, ये जो पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप इसको फिर अपना रिवाइज भी कर सकते हो। तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो एफएम के अंदर है, जो मैनेजर है, उसको 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमारा यही था कि भी हम देखेंगे कि भी हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या रहेंगे, कि भी हम कहाँ से कितना पैसा रेज करें, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो इसके अंदर ही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर भी आएगा, वो भी बताऊंगी मैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका बस क्या आ जाएगा, अभी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो निकाल ली, तो अब हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करेंगे कि भी हम इक्विटी से पैसा ले या फिर डिबेंचर से ले। इक्विटी से ले से तो कितना ले और डिबेंचर से ले तो कितना ले, वो भी मैं भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता ही देती हूँ। अब हम बात करेंगे हमारा जो है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो देखिए अब हमने देख लिया, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि भी हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी आ सकती है, कि भी इक्विटी से लेंगे तो हमारा इतना पैसा आएगा, डेट से लेंगे तो हमारा इतना आएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या मिक्सर है किसका, डेट और इक्विटी का, कि भी हमने कितना डिवेंचर से लेना है और कितना इक्विटी से लेना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को हमें इसका मिक्सर बोलेंगे। वैसे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर है ना आपका ये सारे आ जाएंगे, इक्विटी भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएगा, डिवेंचर भी आ जाएगा और रिटेन अर्निंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ना कुछ थ्योरीज दी गई है, इनके बेस पे अगर हम बात करते हैं तो इसको हम ये लेके चले सिर्फ डेट और इक्विटी को, जो ये आपकी थ्योरी है ये मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर बात करती हूँ ना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपकी पहले मैं यही बता देती हूँ, कुछ थ्योरीज है, तो कुछ थ्योरीज तो है रिलेवेंट है और कुछ हमारी इररिलेवेंट है। तो यहाँ पे रिलेवेंट थ्योरीज हमारी क्या बोलती है, ये तो बोलती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा ना, एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो क्या करेगा, जो वैल्यू ऑफ फर्म है ना उसको अफेक्ट करता है। लेकिन जो आपकी अलग इररिलेवेंट थ्योरीज है वे क्या बोलती है कि भी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म उसको अफेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस पर ऐसे ही बनेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन सी थ्योरीज है जो बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपका अफेक्ट करेगा, कौन सी थ्योरीज है जो बोलती है कि भी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू ऑफ द फर्म उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो इन बातों को जरूर ध्यान से सुन लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, थ्योरी बेस ही हम अभी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किसी भी जो अगर हम वैल्यू की बात करते हैं ना, अगर हम बात करते हैं किसकी, वैल्यू ऑफ द फर्म, एक फर्म की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, दो बेसिक फैक्टर्स है उन पे डिपेंड करती है, एक तो अर्निंग पे डिपेंड करेगी, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करेगी। कैसे, अगर हमारी अर्निंग ज्यादा होगी तो हमारी क्या रहेगी, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ेगी। अगर दूसरी बात करती हूँ, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी तो वहां पे भी बेसिकली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी अर्निंग बढ़ेगी और हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो अर्निंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेस लिया ना, तो जो एक तो हमारी एमएम अप्रोच है, ठीक है, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच है, जिसने लिया है अर्निंग को बेस से, और हमारी तीन अप्रोच है एनआई, ठीक है, और हमारी एनओआई और टीए, ठीक है, ये हमारी क्या है नेट इनकम अप्रोच, और ये हमारी नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, और टीए हमारी। तो देखिए अगर मैं बोलती हूँ तो मैंने क्या बताया आपको, जो एमएम अप्रोच है वो अर्निंग को लेके चली है, और ये जो तीन अप्रोच है ना ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेके चली है। कैसे, ऐसे देखिए, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म अपने आप कम आएगी। समझ रहे हो ना, कॉस्ट बढ़ गई प्रॉफिट कम है तो भी वैल्यू ऑफ द फर्म अपने आप कम आएगी। कॉस्ट अगर मेरी घट गई और प्रॉफिटेबिलिटी अगर मेरी बढ़ गई तो वैल्यू ऑफ फर्म हमारी अपने आप क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ कॉस्ट का और वैल्यू ऑफ फर्म का जो रिलेशन है ना वो नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है किसका, कॉस्ट का और वैल्यू ऑफ द फर्म का। क्यों, देखिए कॉस्ट बढ़ने से वैल्यू ऑफ फर्म हमारी नीचे जा रही है, कम हो रही है, और कॉस्ट घटने से वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी क्या है, बढ़ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। जो थ्योरी जब आप इनको थोड़े ध्यान से सुनिए, इन्हीं के बेस पर ये जो मैंने पॉइंट बताया ना यहाँ से आपको अच्छे से होगा। तो देखिए आपको जो बिल्कुल अभी ध्यान से सुनना है, क्या हमारी दो तरह की थ्योरीज है जो मैंने अभी भी आपको बताई, एक तो हमारी रिलेवेंट है, एक हमारी इररिलेवेंट है। रिलेवेंट के अंदर हमारी दो थ्योरी आ जाएंगी, ठीक है, ये रही हमारी टू थ्योरीज, और इररिलेवेंट के अंदर भी हमारी टू थ्योरीज है, ठीक है। तो जो रिलेवेंट है, रिलेवेंट फिर से बताऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रिलेवेंट थ्योरीज बोलती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा एक कंपनी का वो अफेक्ट करेगा किसको, वैल्यू ऑफ द फर्म को। ये तो बोलता भी अफेक्ट करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ द फर्म को, लेकिन इररिलेवेंट बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो अब रिलेवेंट के अंदर हमारी है नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच बोलती है अफेक्ट करेगा, ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलती है अफेक्ट करेगा। अब आपको जो ध्यान में रखना है क्या कि भाई ये अप्रोच है ये किसने दी है, तो नेट इनकम अप्रोच है हमारा किसने दी है, डेविड डुरांड ने, ठीक है। तो याद रखना डेविड डुरांड, ठीक है। देयर इज अ रिलेशनशिप, अब ये अप्रोच क्या बोलती है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म, की वैल्यू ऑफ द फर्म और कैपिटल स्ट्रक्चर में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, हायर द डिग्री ऑफ द लिवरेज बेटर इट इज एज द वैल्यू ऑफ द फर्म वुड बी हायर। अगर हम हायर डिग्री ऑफ लिवरेज रखेंगे, लिवरेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई जो डेट है ना उसको हम ज्यादा रखेंगे और जो हमारा इक्विटी है उसको कम रखेंगे। डेट हमको क्या रखना है, यहाँ पे ये बेसिकली क्या बता रहा है कि भी डेट आपको ज्यादा रखना है और जो इक्विटी है उसको आपको कम रखना है। तो ये सिचुएशन एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, इससे जो वो फर्म रहेगी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, हाई आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली क्या माना जाता है कि भी जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम रहेगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट आपकी क्या रहती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी
से कम। और मैंने आपको ऊपर बताया था कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ द फर्म है, उनमें क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। वही कॉस्ट बढ़ेगी तो वैल्यू कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए ये अप्रोच क्या बोलती है कि भाई अगर हायर डिग्री ऑफ लीवरेज है, मीन्स अगर हम डेट का ज्यादा यूज करेंगे और इक्विटी का जो रेशियो कम रखेंगे, कैसे, जैसे हमारा ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई 80% आप रखिए डेट और 20% आप रखिए इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ हमारी कैपिटल है वो आएगी, कम आएगी, ठीक है। कॉस्ट हमारी कम आएगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भाई जितना हो सके उतना डेट ज्यादा रखिए। तो वैल्यू ऑफ फर्म हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म किसके इक्वल रहेगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ जो हमारा डेट है, ठीक है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी, जो भी हमारा EBIT है उसको हम डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ द फर्म से। अब नेक्स्ट जो अप्रोच है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो कि आपकी इररिलेवेंट अप्रोच है, ये भी हमारी डुरेंट ने दी है, ठीक है, डेविड डुरेंट ने। तो ये अप्रोच क्या बोलती है, ये बिल्कुल क्या अपोजिट है किसके, NI अप्रोच के, नेट इनकम अप्रोच के। इसको कैसे याद रख सकते हो, अगर वैसे याद ना हो, ये बोलता है ना नोट, ठीक है। तो ये तो बोलता है कि हाँ भैया अफेक्ट करेगी, ये बोलता है नहीं अफेक्ट नहीं करेगी। तो NOI है ना, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, नोट बनता है, NOI एक तरह से नोट बन गया, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। कि भैया अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे ना, जैसे यहाँ पे क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर था हमारा 80 और 20, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने 60 ये कर दिया और 40 मैंने इक्विटी कर दिया, तो अब जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है ना, पहले तो बहुत हाई थी जब 80 और 20 था, अब हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसका बिल्कुल उल्टा कर दूं, अगर यहाँ पे मैंने 40 तो डेट कर दिए और मैंने 60 कर दिया इक्विटी, तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो अब वैल्यू ऑफ द फर्म है ना वो डाउन हो जाएगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ने क्या किया, जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसको अफेक्ट किया। लेकिन जो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है बोलती है अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो जो हमारी मार्केट वैल्यू है फर्म वो हमारी अफेक्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ द फाइनेंसिंग। तो ये अप्रोच बोलती है कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ये तो हमारी ना कांस्टेंट रहती है, चाहे हम कैसे ही मेथड ऑफ फाइनेंसिंग कर ले, कि भी हम चाहे कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर अपना ले, चाहे हम 50-50 कर ले, भी 50 हमारा इक्विटी है 50 हमारा डिवेंचर है, चाहे हम 60-40 कर ले, मीन्स कि भी 60 हमारा डेट है और 40 हमारा इक्विटी है, चाहे हम 80 और 20 कर ले, लेकिन उसका हमारा इफेक्ट नहीं आएगा किस पर, जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। ये कौन बोलती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और उसके विपरीत है बिल्कुल हमारी जो मैंने ऊपर बताई, ठीक है। वैसे तो ना इनकी बहुत एक्सप्लेनेशन आगे किस बेस पे इसने ऐसे किया, प्रूव करके भी दिखाएंगे कि भी ये ऐसा होने के बाद ऐसा हो गया, ठीक है, इस वजह से। लेकिन अभी के लिए आप इतना भी याद रखोगे वही काफी है कि भी अप्रोच किसने दी है और बेसिकली ये अप्रोच क्या बोलती है, ठीक है। इनको बाद में कभी डिटेल में भी करेंगे। थर्ड हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी, इसको हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, आपको याद रखनी है किसने दी है, इजरा सोलोमन ने इस अप्रोच को दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच को, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ये जो हमारी NI अप्रोच थी और NOI अप्रोच है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरह से, ठीक है, इनका मिक्सर है। तो ये क्या बोलती है, ये अप्रोच ये बोलती है कि भी जो शुरू में NI ने बोला और जो NOI ने बोला ना, दोनों ही ठीक है। कैसे, ये बोलती है कि पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी इंक्रीज हो जाएगी इनिशियली, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी अगर हम डेट यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि भी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो इंक्रीज होगी। वो क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज इंक्रीज डेट। अगर हम डेट इंक्रीज करते गए ना, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके लिए जो एक फाइनेंशियल रिस्क है ना वो क्रिएट हो जाएगा, और फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट हो गया तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोलेंगे कि भी हमारी जो कॉस्ट है ना उसको बढ़ाइए, हमें रिस्क हो रहा है कि भी ज्यादा से ज्यादा डेट आ रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से। तो उस केस में फिर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वह भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इंक्रीज करनी पड़ेगी तो फाइनली जाके कि भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया किस वजह से इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो अपने आप ही सेट ऑफ कर देगी, तो फिर जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी सेम हो जाएगी। तो इसलिए इस अप्रोच को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑफ नेट इनकम एंड ये आपकी जो NOI अप्रोच है इसके बीच का, ठीक है। तो इसने दोनों ही को लेके चला, दोनों आपको पता ही है, NI अगर आपको पता है, NOI आपको पता है, तो ये उसका मिक्सर है। तो आप इजीली बता सकते हो भाई ये बोलती है इफेक्ट करेगी, ये बोलती है इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये बोलती है कि भी स्टार्टिंग में तो इफेक्ट होगा, स्टार्टिंग में तो भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद हमारी वैल्यू इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच।
फोर्थ हमारी मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच, तो MM अप्रोच भी इसको बोलते हैं। तो ये अप्रोच किसने दी थी भाई, इसका तो नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मोदगिलानी मिलर ने इसको दिया था और इसी का नाम रख दिया MM अप्रोच। अब ये देखिए ये अप्रोच क्या बोलती है, ये अप्रोच भी हमारी क्या है, इररिलेवेंट है। तो इररिलेवेंट क्या बोलती थी कि भी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट नहीं करेगा वैल्यू ऑफ द फर्म को। तो ये अप्रोच भी बेसिकली ये बोलती है कि भी जो एक फर्म है, फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ये परफेक्ट कैपिटल मार्केट लेके चली है ये अप्रोच। ये बोलती है कि जो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमें लेके चलना, कि भाई हमें डेट से ले या फिर इक्विटी से ले या कितना ले, तो ये जो हम डिसीजन लेंगे ना एक फर्म का, वो अफेक्ट नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट, यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ ना, डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि MM अप्रोच मेंटेन दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द डेट वेटेड इक्विटी मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। MM अप्रोच ये बोलती है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, जिसको हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, वो हमारी डज नॉट चेंज, वो हमारी चेंज नहीं होती। अगर हमने अपने जो डेट है, जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट को याद रखिए, जो कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंज लेके आएंगे ना, तो उस चेंज की वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमारी चेंज नहीं होगी। ये बोलती है MM अप्रोच। ये बेसिकली इसने जो फोकस, इसने जो बोला, इसने बोला है अर्निंग, इसने बोला जो एक वैल्यू ऑफ फर्म है ना वो डिपेंड करती है उसकी अर्निंग पे। ठीक है, MM अप्रोच क्या बोलती है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो किस पे डिपेंड करेगी, अर्निंग पे डिपेंड करेगी, वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर हमारी अर्निंग ज्यादा होगी, ठीक है, वही प्रॉफिटेबिलिटी अगर ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी, तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी हमारी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर अर्निंग कम होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं पड़ता, MM अप्रोच ये बोलता है। और इसने एक आर्बिट्रेज प्रोसेस इसने बताई है। ठीक है, तो उस आर्बिट्रेज प्रोसेस में बेसिकली यही बताया है कि जो अर्निंग है उससे इफेक्ट होगा। आज एक कंपनी की अर्निंग अगर बढ़ गई है, ठीक है, तो इसने बेसिकली क्या बोला है, इसने बोला कि भाई आज एक कंपनी है, उसके जो शेयर्स है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो ज्यादा है। ठीक है, और जो दूसरी कंपनी है उसके जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो हमारी क्या है, कम है, एक के ज्यादा है एक के कम है। तो सब क्या सोचेंगे कि भाई जिसके ज्यादा है ना इसके खरीद ले। अब सब इसके खरीदने आ जाएंगे। अब इसके खरीदने आ जाएंगे तो यहाँ पे सप्लाई, एक तरह से जो डिमांड है वो डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसके इधर क्या हो चुके हैं हमारे, इस यहाँ पे कहने का मतलब क्या कि भाई एक टाइम बाद क्या होगा, पहले सब इसके खरीद लेंगे, इसके खरीद लेंगे, तो फिर बाद में क्या होगा, इसकी तो वैल्यू हमारी डाउन हो जाएगी और जिसकी कम थी ना उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वापस से वहां पे चले जाएंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे ऐसी आपका ये चेंजिंग आपका होता रहेगा और जो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो भी इस तरह से चेंज होती रहेगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो इन्होंने जो पहली जो अप्रोच है, इन्होंने ये कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके चले ना, तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, ये ना पूरी प्रोसेस है आर्बिट्रेज की प्रोसेस। तो बाद में कभी इसको पूरा अच्छे से डिटेल से एग्जांपल के साथ करेंगे। दो कंपनी लेंगे, उनके शेयर्स लेंगे, उसके शेयर्स की वैल्यू ये है, और फिर वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक कंपनी के शेयर्स है उनकी वैल्यू बढ़ गई, तो किस तरह से जो इन्वेस्टर है उन्होंने वहां पे खरीद लिया, वहां पे खरीदने के बाद फिर उनकी वैल्यू डाउन होगी और जिनकी डाउन हो रखी थी फिर उनकी इंक्रीज होगी। ठीक है, वो वहां पे करेंगे। मेन आपको भी यहाँ पे याद रखना है कि जो भी आर्बिट्रेज प्रोसेस है ना वो किससे रिलेटेड है, मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच से। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भी जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो आपकी कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, कौन सी अप्रोच से रिलेटेड है, वो हमारे रिलेटेड है मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच से। तो ये याद रखना। ठीक है, इसी के साथ ही इस अप्रोच की कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन तो हमारी और पहली अप्रोचेज की थी, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो कई बार इन अजम्पशन से जो ये अजम्पशन आपकी गिवन है मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच की, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते। ठीक है, कि जो मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच उसकी कौन कौन सी अजम्पशन थी। उन्होंने परफेक्ट कैपिटल मार्केट लिया, अच्छा, नो रिटेन अर्निंग इन्होंने अज्यूम किया, ना ही कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है, इन्वेस्टर एक्ट रैशनली, डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 100%। अभी हम इसमें रिटेन बिल्कुल नहीं करेंगे, सारा का सारा डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, बिजनेस कंसिस्ट ऑफ द सेम लेवल ऑफ द बिजनेस रिस्क। तो ये इसकी सारी की सारी एजम्पशन है, एक बार इनको भी आप देख लेना। तो इसी के साथ ही कैपिटल स्ट्रक्चर भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, देखिए हमने देखा था कि भी जो मैनेजर था उसने 3 डिसीजन लिए। फाइनेंसिंग डिसीजन लिया, फाइनेंसिंग में उसने देखा भाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या रहेंगे, मींस भी हम इक्विटी से पैसा ले, प्रेफरेंस शेयर से ले या फिर डिवेंचर से ले। उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, कि भी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाल ली। ठीक है, फिर उसके बेस पे हमने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम, और देखेंगे कि भी हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। अब ये सारा काम कर लिया हमने। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, हमारे पास फाइनेंस आ चुका है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। तो एलोकेट कैसे करेंगे, हम करेंगे कैपिटल बजटिंग।